विशेषता क्या है? संघीय विशेषता। दोहरी सरकार है केंद्र व राज्यों में, केंद्र व राज्यों में दोहरी सरकार है। लिखित संविधान है, ये इसकी विशेषता है संघीय विशेषता। संघीय विशेषता है, हमारा संविधान संघीय भी है एकात्मक भी है, तो आप देख लें क्योंकि संघीय में क्या दिया गया है, संघीय विशेषता अगर ऑप्शन में आ रहा है तो संघीय विशेषता कौन कौन सी है कि दोहरी सरकार है। दोहरी सरकार कैसी है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, तो हम कहेंगे दोहरी सरकार है। लिखित संविधान की बात करें तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, संघीय विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। संविधान सर्वोच्च है न कि संसद, कोई भी कानून इसके विपरीत या नहीं हो सकता, किसके? संविधान के। और राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है, इसलिए क्या कहेंगे? संघीय विशेषता है। क्या एकात्मक भी है? बिल्कुल ये नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 की इस क्लास में भरपूर स्वागत है। आज हम कंप्लीट पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान को एक नोट्स के माध्यम से जानेंगे। एक रिवीजन क्लास होगी और इसमें कंप्लीट जो पॉलिटी का पार्ट है, आगामी जो परीक्षा है उसमें हेल्पफुल होगा। एक रिवीजन के तौर पर आप इसे नोट्स के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का निर्माण और उसकी पृष्ठभूमि को। संविधान का निर्माण और पृष्ठभूमि को देखते हैं। संविधान का निर्माण और पृष्ठभूमि यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान निर्माण की क्या भूमिका रही कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन का जो है संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा। सबसे पहले 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसमें क्या हुआ, संविधान सुधारकों की मांग शुरू हुई और 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार हुआ जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, थोड़ा संक्षेप में ही देखेंगे, विस्तार से तो नहीं हो पाएगा। इसमें भी कम से कम नोट्स के माध्यम से भी 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। और अब देखते हैं 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, द्वैत शासन प्रांतीय स्तर पर होने लगा। और फिर 1935 का जो अधिनियम भारत के संविधान की ब्लूप्रिंट या संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता बनी। फिर देखते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणाओं को संविधान का आधार बना दिया। जो स्वतंत्रता संग्राम ने, जो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चले उनकी वजह से। फिर देखते हैं संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर इसका गठन किया गया था। जब इसका गठन किया गया, इसमें जो सदस्य थे 389 सदस्य थे। जैसे ही विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना तो संख्या घटकर 299 रह गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 में इन्हें बनाया गया था। फिर संविधान सभा के द्वारा छोटी छोटी और एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, और इसमें से लगभग ही जो है 22 कमेटी बनाई गई थी इसके द्वारा, जो पूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण थी वो 8 मुख्य थी। आप कहो कि 8 जो है इसमें मुख्य थी। इन्हीं 8 में एक प्रारूप समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और इसमें 7 सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए थे। उन 7 सदस्यों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे और उन्हें अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनाया, और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। जो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की वह 24 नवंबर 1949 की थी, यानी कि पूर्ण संविधान बनकर
तैयार हो गया था, अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। जो सबसे पहली बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी तौर से अगर अध्यक्ष चुने गए थे नेहरू जी को चुना गया था, लेकिन बाद में कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए यानी कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना लिया गया था इसका। फिर देखते हैं संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कि मतलब जो संविधान आज का संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बनी, कहां से ये आवश्यकता पड़ी कि एक स्वतंत्र संविधान बनाने की। तो ये शुरुआत होती है 1773 के से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसदों के विभिन्न अधिनियमों से संविधान का विकास होता चला गया और 1935 का जब अधिनियम आया तो भारत के संविधान का एक आधार बनकर तैयार हो गया था। इसके जरिए प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय और द्विसदन विधान मंडल की व्यवस्था हुई और कैबिनेट मिशन योजना 1940 के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और वहां से भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया तय की गई। वहां से संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो तय की गई। क्या विशेषता रही हमारे संविधान की, अगर बात करें विशेषता की, तो विशेषता यह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें आर्टिकल की संख्या इतनी है, लगभग जब ये बनकर तैयार हुआ तो तब बनकर तैयार हुआ है, तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज वर्तमान में 470 प्लस इसमें अनुच्छेद हैं। और जो अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज अनुसूचिया की बात करें तो आज इसमें अनुसूचियां 12 हैं। 12 अनुसूचियां आज हमारे संविधान में हैं। और वहीं अगर भाग की बात करें तो 25 भाग हमारे संविधान में है, तो इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संघीय भी है और एकात्मक, दोनों ही झुकाव हमारे संविधान में देखने को मिलता है। हमारे संविधान में लचीलापन है, लचीलापन भी कहते हैं हमारे संविधान को। और जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर भी है। कठोर किस लिए है? क्योंकि कुछ संशोधन विशेष बहुमत से पारित होते हैं, और लचीला इसलिए है क्योंकि कुछ संशोधन साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। अब ये संघीय ढांचा और एकात्मक का झुकाव है। संसदीय प्रणाली हमारे संविधान में अपनाई गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से है? जो आर्टिकल हमारा 50 है, वहां से कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था, तब से ही स्वतंत्र न्यायपालिका बनी। और मौलिक अधिकार व कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में रखे गए हैं मौलिक अधिकारों को? तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वे 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में ये वर्णित किए गए हैं मौलिक अधिकार। वहीं अगर कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 के में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कहाँ हैं? ये है आर्टिकल 51 में रखा गया है। आज वर्तमान की बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं आज, यानी कि वर्तमान में। लेकिन जो मूल बने थे, मूल कब बने थे मौलिक कर्तव्य? मूल कर्तव्य बने थे 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1947 में ये संशोधन 1978 में किया गया था। 1976 में 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था, ये करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस देश से लिए गए थे? ये रूस से लिए गए थे। रूस से इन्हें लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। एक 86वां संविधान संशोधन और किया गया। कब किया गया? ये 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था। और एक शिक्षा का अधिकार और जोड़ दिया गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी। ये कर्तव्य बना दिया था मौलिक कर्तव्य। तो तब संख्या बनकर कितनी हो गई थी? 11। अब क्या देखते हैं, इसके स्रोत देखते हैं। क्या स्रोत हैं इसमें? ब्रिटेन से हमने क्या लिया है?
ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन की व्यवस्था ली गई है और विधि का शासन जो हमने लिया है वो ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। अमेरिका से हमने जो लिए मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जिनका वर्णन 12 से 35 तक है। वो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है वो कहां से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। न्याय की पुनरावलोकन जो प्रवृत्ति है वह भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। और जो हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द है ये भी कहां से लिया? ये भी अमेरिका से लिया गया था। और आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ढांचा, कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से संघीय ढांचा लिया। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती है वो कहां से हमने ली गई है? वो हमने ली थी कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सबसे खास है वो है समवर्ती सूची। क्वेश्चन मिलता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और वही सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए गए। और मौलिक कर्तव्य में जो है हमने समाजवाद भी लिया है। समाजवाद कहां से लिया गया है? हमने सोवियत संघ से। और फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से ली गई है। अब प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया था? प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से इसे लिया था प्रस्तावना को। लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी, जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना में संविधान को आत्मा कहा। संविधान में स्रोत अमेरिका से लिया गया। मूल प्रस्तावना 1950 में क्या लिखा हुआ था? जो मूल प्रस्तावना थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए। क्या जोड़ दिए गए? समाजवाद। कैसा समाजवाद जोड़ दिया? नेहरू और गांधी की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद इसमें जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया। और इसमें फिर एक शब्द अखंडता भी इसमें जोड़ दिया था। उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य था इसका? प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, भारत को एक सार्वभौमिक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाना इसका उद्देश्य रहा। और आदर्श क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता इसके आदर्श रहे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान मूलभूत इसके क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के, तो भारत संविधान के जो मूलभूत प्रावधान हैं वे क्या हैं? वे हैं संघीयात्मक भी है। एकात्मक की क्या विशेषता है? देखते हैं। एकात्मक है। एकात्मक इसलिए है क्योंकि मजबूत केंद्र है। मजबूत केंद्र क्यों है? क्योंकि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यों का निर्माण करना हो, परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में, उसके नाम में, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? संसद। इसलिए एकात्मक है। आपातकालीन प्रावधान के मतलब समझे। जब आपातकालीन प्रावधान जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में क्या है? आपातकाल है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्य आपातकाल है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। तीनों ही जो आपातकाल हैं, तीनों ही आपातकाल में क्या होता है? सब शक्तियां, राज्य की शक्तियां जो है वह क्षीण हो जाती है और केंद्र के पास चली जाती है। तो हम कहेंगे एकात्मक है। एक ही संविधान है। एक ही संविधान का मतलब है राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का था लेकिन अब नहीं है। नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। सभी नागरिक भारतीय नागरिक होंगे। ये प्रावधान हमारी एकात्मक से जुड़ा हुआ है। अब निष्कर्ष में हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष में कहते हैं कि भारत के संविधान जो है संघीय के साथ साथ में एकात्मक की ओर झुका हुआ है। एकात्मक की ओर हमारा संविधान झुका हुआ है। तो आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। 365 नहीं 470 प्लस इसमें अनुच्छेद हैं। 25 भाग हैं। मूल में कितने थे? मूल में 22 भाग थे।
22 भाग थे। सूचियां कितनी थी? मूल में 8 थी, लेकिन अब कितनी है? अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं। इसकी मिश्रित से विशेषता है। मिश्रित विशेषता का मतलब क्या है? संघीय और एकात्मक दोनों ही विशेषता इसमें झलकती है। नेक्स्ट है कि संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई थी? जो संघीय शासन संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? कि राज्य सभी धर्मों को समान दूरी रखता है। और मौलिक अधिकार का मतलब है नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जो रखे गए हैं भाग 4A में रखे गए हैं। भाग 4A में और नीति निर्देशक तत्व जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं भाग 4 में। किस आर्टिकल में रखे गए हैं नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP? ये रखे गए हैं, ये रखे हैं 36 से 51 तक। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें कहाँ रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को, जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ रखा? 51A में। 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान की व्याख्या करने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान की सर्वोच्चता देखी गई है क्योंकि न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल इससे ऊपर हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान में संविधान की जो है सर्वोच्चता दी गई है। संशोधन प्रक्रिया कठोर भी है और ये लचीली भी है। कठोर इसलिए है, कुछ इसमें संशोधन जब करते हैं विशेष बहुमत से होता है, और लचीली इसलिए है कुछ संशोधन साधारण बहुमत से इसमें हो जाते हैं। और साधारण, अब देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को देखते हैं। सूची दी गई है, यानी कि जो अनुसूची पहली एक अनुसूची है इसमें क्या विषय वस्तु दिए गए हैं। तो पहली जो अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्रफल से संबंधित है। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि का वेतन और भत्ते से संबंधित है। और जो तीसरी अनुसूची है वह शपथ और प्रतिज्ञान से है, प्रत्यादेश के प्रारूप से है। जो चौथी अनुसूची का संबंध है वो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद में जो पांचवी अनुसूची दी गई है, पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है। और जो छठी अनुसूची है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची संघ, राज्य व समवर्ती सूची से संबंधित है। संघ सूची से क्या मतलब है? संघ सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर जो है कार्य सरकार जो के कानून बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और आठवीं अनुसूची में क्या है? संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो आज कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी। नौवीं अनुसूची पहले नहीं थी, इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में से जोड़ा गया था। किससे संबंधित है नौवीं अनुसूची? भूमि सुधार से, जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानून, न्यायिक समीक्षा से ये से जुड़ी हुई है। और 10वीं अनुसूची क्या कहती है? कि दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। और वहीं 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों की शक्ति कार्य कब जोड़ी गई थी? ये पंचायतों की शक्तियों में कार्य, इसके अंतर्गत जो आते हैं 29 विषय आते हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। और यह 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके द्वारा इस सूची को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। वहीं 12वीं और अंतिम अनुसूची क्या है? वह है नगर पालिका की शक्तियां व कार्य। ये 74वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी
1992 में ही जोड़ी गई थी, लागू हुई थी 1993 में। नगर पालिका, इसके पास कितने विषय है? इसके पास जो है 18 विषय इसके पास है इस सूची के। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब भारतीय नागरिक होंगे तो इसके प्रावधान हैं। नागरिकता, इसे पार्ट 2 में रखा गया है, यानी कि भाग 2 में रखा गया है। जो 25 भाग है उन भाग में से दूसरे भाग में नागरिकता है। संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें दिया गया है। नागरिकता के प्रारंभ में जो प्रावधान था वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय नागरिकता निर्धारित की गई थी। 5 में इसका विवरण देखते हैं। जो हमारा आर्टिकल 5 है उसमें क्या कहा गया कि भारत में नागरिकता संविधान लागू होने पर किस समय किसे नागरिकता प्राप्त है? कि जन्म से नागरिकता प्राप्त है, वंश से नागरिकता प्राप्त है और निवास से नागरिकता प्राप्त है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता से प्रावधान है। आर्टिकल जो 8 है, जो 8 है, उसमें क्या है? विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। और वही जो आर्टिकल 9 है उसमें यदि किसी ने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये 9वें में कहा गया है। और 10वें में क्या कहा कि नागरिकता के अधिकार संविधान व संसद के अधिनियमों के अधीन हैं। देखिए 10वां और ये 11वां। 10वें में क्या कहा गया कि नागरिकता के जो अधिकार है वो संविधान व संसद के अधिनियम के अधीन हैं। और 11 में क्या कहा कि संसद को नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया 11 में। और इसी से जो है नागरिकता अधिनियम बना 1955, जिसमें बार बार संशोधन कर लेते हैं नागरिकता से जुड़े। जो हाल ही का मतलब है अभी तो 2019 में हुआ, वो इसी में संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में। विस्तार से देखते हैं, विस्तार से समझते हैं। जो आर्टिकल 5 से हमारे 11 है, नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब आर्टिकल जो 5 है उसमें भारत के प्रारंभ में नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि से। तो इसमें क्या कहा कि भारत का नागरिक वो व्यक्ति माना जाएगा जो जन्म से भारत का निवासी या उसके माता पिता भारत में जन्मे हों या स्वतंत्रता से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। ये आर्टिकल 5 में कहा गया। तो नागरिकता किसे मिलेगी? जो जन्म से भारत का निवासी हो या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो या स्वतंत्रता से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की, जो पाकिस्तान से आए प्रवासी। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता के प्रावधान। क्या प्रावधान थे? प्रावधान क्या थे? जो लोग, इस डाटा को आप क्लियर करें, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और अस्थायी रूप से रहने लगे। जो लोग 19 जुलाई 1948 से बाद में आए और अस्थायी रूप से भारत में रहने लगे तो उन्हें स्वयं भारतीय नागरिक होंगे। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 6 में। अब देखते हैं 7 में क्या हुआ। पाकिस्तान जाने वाले लेकिन लौट कर आने वाले, उनके प्रावधान है। जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौटे, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत सरकार पुनर्वास की उन्हें अनुमति देगी। नोट करें पॉइंट ये कि जो लोग पाकिस्तान चले गए विभाजन के बाद और लौट कर आने लगे तो उन्हें ही नागरिकता मिलेगी जब भारत सरकार पुनर्वास की उन्हें
व्यवस्था यानी कि अनुमति दे देगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीय से मतलब है भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रहते थे, उन्हें भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता मिल सकती है। नोट करें कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रहते थे और उन्हें भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता मिल सकती है। अब आता है आर्टिकल 9 जो दोहरी नागरिकता निषेध बताई गई है, जिसे दोहरी नागरिकता को निषेध बताई गई है। तो ये क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है और तो वह भारत की नागरिकता को यानी कि भारत की नागरिक वो नहीं रहेगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान लागू होने के बाद जिन्होंने नागरिकता मिली वे तब तक नागरिक बने रहेंगे जब तक संसद कोई अगला कानून नहीं बनाएगी। और जो आर्टिकल आया अब 11 संसद की शक्ति से संबंधित है कि संसद को शक्ति है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की, संशोधन करने की शक्ति दे दी गई। संसद को अधिकार दे दिया गया कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाए और इसी का सहारा लेकर जो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बना दिया और इसी में प्रावधान करते हैं, संशोधन करते रहते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के मुख्य बिंदु सुने। अब जैसे ही नागरिकता अधिनियम 1955 बना तो तब नए नियम लागू किए गए। वे नियम क्या थे कि भारतीय नागरिकता पाने के लिए 5 तरीके अपनाए गए। भारत की नागरिकता पाने के लिए कितने तरीके अपनाए गए? 5 तरीके अपनाए गए। जन्म से नागरिकता मिलेगी, वंश से मिलेगी यानी कि पेरेंट्स के आधार पर मिलेगी, पंजीकरण से मिलेगी, प्राकृतिकरण से मिलेगी और क्षेत्र के विलय से नागरिकता मिलेगी। ये 5 प्रकार के तरीके बता दिए गए। कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र के विलय से। और इस अधिनियम में अब तक कई बार संशोधन कर दिए गए हैं। इस जो अधिनियम था 1955 का नागरिकता का, इसमें पहला संशोधन किया गया 1986 में, दूसरा किया गया 1992 में, तीसरा किया गया 2003 में, चौथा किया गया इसमें 2005 में और जो अब से पहला जो हुआ वो 2019 का अपवाद के घेरे में रहा। देखेंगे क्यों रहा। सबसे पहले हम देखते हैं जो नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया 1986 में। इससे पहले किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होने पर वह स्वतः ही नागरिक बन जाता था। ये जो संशोधन हुआ 1986 इससे पहले। लेकिन 1986 का संशोधन के बाद शर्तें थोड़ी सी इसमें कठोर कर दी गई। किन किन व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी वो प्रावधान बदल दिए गए। अब क्या हुआ, केवल जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसमें कहा गया, संशोधन किया गया 1986वां, तो इसमें कहा कि जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, बाकी प्रावधान इसमें लगा दिए गए। क्या प्रावधान इसमें लगा दिए गए कि जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो। जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वाले के लिए कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक होना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1986 की तुलना में फिर दूसरा संशोधन किया गया 1986 के बाद में 1992 में। 1992 में क्या कर दिया गया कि 1986 में जो अधिनियम के द्वारा जो कानून बनाए थे थोड़ी उसमें नरमी बरती गई, थोड़ा उदार प्रावधान इसमें जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि बच्चा 10 दिसंबर 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ तो उसे क्या होगा, उसके पिता या फिर माता, पहले माता पिता दोनों थे लेकिन अब पिता या माता दोनों में से एक
हो जो भारत नागरिक हो तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा। पहले केवल पिता को नागरिक होना जरूरी था, अब इसमें क्या करा, माता को भी समान अधिकार दे दिया गया, जो 1992 का नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम हुआ। उसके बाद में 2003 में क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था जिसमें नागरिकता को काफी हद तक सख्त कर दिया गया। इसके क्या प्रावधान हुए कि 1 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे केवल तभी नागरिक होंगे जब दोनों माता पिता नागरिक होंगे भारत के, और एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अवैध प्रवासी से मतलब समझते हैं कि बिना वैध दस्तावेज के कोई व्यक्ति देश में रह रहा हो, या समय अधिक होगा हो, वीजा या जिसकी परमिशन है उसे ली गई है 2 वर्ष के, उसे हो गए 4 साल हो गए, मतलब अधिक हो गए समय, तो तब भी वो अवैध प्रवासी माना जाता है। और फिर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का प्रावधान इसी संशोधन से आया, और विदेशी नागरिकों के लिए जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है नामक सुविधा दे दी गई, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता का नहीं थी, कुछ ही विशेषाधिकार इसमें दे दी गई। नेक्स्ट है, अब 2003 के संशोधन ने भारत में नागरिकता कानून को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही कठोर बना दिया। अब 2003 का जो संशोधन किया गया, नागरिकता कानून को सुरक्षा की दृष्टि से और कठोर बना दिया गया, और फिर जो है संशोधन हुआ गया 2005 में। फिर 2005 में संशोधन हुआ, और फिर जो हाल ही में 2019 का हुआ, इसे देखते हैं। 2019 का जो है चर्चित रहा, विवाद में रहा। विवाद में क्यों रहा? क्योंकि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले जो लोग थे, उनमें रखे गए हिंदू आए, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अल्पसंख्यक यदि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हों, डाटा याद रखें कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हों, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता पाने की जो शर्त थी पहले 11 वर्ष थी, अब घटाकर कितनी कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई। विवाद क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार से जो है ये आंदोलन हुआ। संविधान में केवल मूल प्रावधान थे, विस्तार हेतु संसद ने यह अधिनियम बनाया है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं जन्म से, वंश से, पंजीकरण, नागरिकता से, क्षेत्र के सम्मिलित जो द्वारा नागरिकता समाप्त होती है, वो त्याग से नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि अपने इच्छा से में त्याग कर देता है कोई नागरिकता अपने देश की। वंचित करना, किसी कारणवश उसे वंचित कर दिया जाता है या स्वेच्छा से परित्याग कर देता है, तो ये नागरिकता समाप्त होने के प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उद्देश्य था कि पड़ोसी देशों से आए विशेष धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना। और लागू कब किया गया था? यह लागू हुआ था 10 जनवरी 2020। तो ये हमने जो अब तक के 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए। नागरिकता को हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्या हमारी पृष्ठभूमि रही संविधान निर्माण में, किन आंदोलन की वजह से जो है आज भारत का संविधान बनकर पूर्ण स्वतंत्र संविधान बना, किन आंदोलन की हमने पढ़ लिया। और आगे हम देखते हैं, इसके मुख्य बिंदु थे 2019 के, और फिर देखते हैं हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार
जो आर्टिकल हमारा 12 से 35 तक है इन्हें देखते हैं। इसमें देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करते हैं और इनका जो स्वरूप है निगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी ये राज्य पर प्रतिबंधित लगाते हैं और नागरिकों को स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। प्रेरणा है इसकी हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। अमेरिका से हमने इसकी प्रेरणा ली थी। और संविधान सभा की बहस में क्या किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल इसे कहा गया प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 है उनका विस्तार से देखते हैं कि विषय वस्तु क्या है। आर्टिकल 12 में क्या रखा गया है? राज्य की परिभाषा रखी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और विधानसभा, स्थानीय निकाय और वे संस्थाएं जो राज्य में नियंत्रण में हो। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो वह शून्य माना जाएगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों को विपरीत है, कोई कानून तो मौलिक अधिकार के विपरीत है तो वो कानून शून्य माना जाएगा। अब आर्टिकल देखते हैं 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार दिया गया है। और जो आर्टिकल 19 से 22 है उसमें क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और जो आर्टिकल हमारा 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। और 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 में दिए गए हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 33 में कहा गया कि संसद को शक्ति और सशस्त्र बलों पर सदस्यों पर अधिकार में प्रतिबंध। और 34 में कहा गया मार्शल लॉ कानून होने की स्थिति में अधिकारों पर प्रतिबंध। और फिर जो है 35 में कहा गया संसद को विशेष शक्ति। अनुच्छेद 16 की क्लोज 3, 32 में 33-34 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब मौलिक अधिकार को विस्तृत से देखते हैं। अब जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो दिए गए हैं वे क्या हैं? क्या हमें इसमें समानता दी गई है? इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता। जो आर्टिकल 14 से 18 है कानून के समक्ष समानता है। क्या समानता है? कि हर व्यक्ति कानून की नजर में समान होगा। मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा एक केस आया था इंडिया एक केस आता इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। इसमें क्या किया गया था कि आरक्षण की जो सीमा है वह 50% से अधिक नहीं होगी। यह व्यवस्था कर दी गई थी। यह व्यवस्था इसमें कर दी गई थी इंडिया साहनी केस में। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भेदभाव का निषेध है। भेदभाव के निषेध से मतलब है कि धर्म हो, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध किया जाएगा। राज्य विशेष वर्ग यानी कि SC, ST और OBC या महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? समान अवसर होना चाहिए। समान अवसर क्या में होना चाहिए? समान अवसर क्या में होना चाहिए? समान अवसर होगा सार्वजनिक रोजगार या समान अवसर की इसमें व्यवस्था की गई है। और आरक्षण की जो अनुमति SC, ST, OBC में जो दी गई थी। और इंडिया साहनी के जो है क्रिमिनल लेबर सिद्धांत के आधार पर थी। जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। अब कहोगे भारत रत्न, पद्मश्री, मानद उपाधि अपवाद है। अपवाद नहीं, ये एक पुरस्कार है, ना ही कोई मानवीय उपाधि से मतलब है सर की उपाधि। जैसे पहले दे दी गई थी सर की उपाधि, तो इस प्रकार कोई उपाधि अपनी तरफ से राज्य नहीं देगा। ये इसमें आर्टिकल 18 में दिया गया है। अभिव्यक्ति और इसमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब है जो आर्टिकल जो 19 है हमारा 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता 6 प्रकार की है? कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है,
शांतिपूर्ण सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, भारत में कहीं जाकर घूम सकता है, भारत में कहीं भी रह सकता है, कोई भी व्यवसाय या रोजगार वो कर सकता है। ये व्यवस्था दी गई थी, 6 अधिकार दिए गए थे स्वतंत्रता के, लेकिन प्रतिबंध भी है। प्रतिबंध से मतलब है कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, नैतिक के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी संबंध आदि के लिए जो है प्रतिबंध हम लगा सकते हैं इन सभी स्वतंत्रता पर। आर्टिकल 20 में क्या कहता है? अपराधों से संरक्षण। अपराधों से संरक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, आत्मदोष स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, केवल विधि के द्वारा ही दंड उसे दिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यदि किसी को किसी की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। और आर्टिकल जो 19-21 क्या कहता है कि 21 में शामिल है गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और 3 महीने से अधिक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति होगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से मतलब है कि मानव तस्करी, जबरन मजदूरी या बेगार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाल श्रम जो 14 वर्ष से कम की आयु पर रोक है। और ये है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है? 25 से 28 तक ये दिया गया है। तो आर्टिकल 25 से 28 हमने क्या देखा कि धर्म का पालन करना, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमें दी गई है और धार्मिक संस्थाओं का प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है और धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता इन्हें मिली है। अब देखते हैं अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आत्मा भी कहा, किसके द्वारा? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा आत्मा और हृदय कहा गया। यह उपचारों का अधिकार से मतलब है कि नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। अब सबसे है सीमाई और अपवाद। सीमाई और अपवाद यह है कि किसी को पूर्ण अधिकार पूर्ण नहीं है, प्रतिबंधित के आधार पर, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक सुरक्षा या आपातकाल की स्थिति में ये सीमाएं लगती हैं। और आपातकाल की स्थिति वाले तो आर्टिकल 352, 356, 360 में अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो आर्टिकल 20 और 21 है कभी निलंबित नहीं हो सकते। ये कब कहा गया? ये 44वां संविधान संशोधन जो किया गया, कब किया गया? 1978 में किया गया। क्या कहा गया? 20 और 21 का जो हमारे अधिकार दिए गए हैं वे कभी भी निलंबित नहीं होंगे 20 और 21 में। प्रमुख न्यायिक व्यवस्था दी गई है, गोलकनाथ केस, इसमें पूर्ण व्यवस्था दी गई है, पूरी पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है। आपको ये नोट्स के माध्यम से रिवीजन के तौर पर ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मतलब है ये आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। और जो इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है आर्टिकल में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य या सामाजिक आर्थिक न्याय परिवर्तन नहीं है, यानी कि इन पर जो है ये सिर्फ राज्य का एक मार्गदर्शक दायित्व करते हैं, परिवर्तनीय नहीं है ये। और प्रमुख जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं कि 38 में क्या कहा गया कि न्याय असमानता का उन्मूलन है
और वहीं 39A से F तक क्या है, आजीविका से संबंधित प्रावधान है, समान वितरण से संबंधित प्रावधान है, पुरुष महिला समान वेतन से संबंधित है, बाल सुरक्षा से संबंधित है, जो आर्टिकल हमारा 39 है। ए से लेकर एफ तक में इसमें प्रावधान ये किए गए हैं। और जो हमारा आर्टिकल 39A है वो है मुफ्त विविध सहायता, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और 40 में क्या है, इसमें ग्राम पंचायतें हैं। और 41 में क्या दिया गया है, कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 42 में दिया गया है मानवीय कार्य, परिस्थिति और मातृत्व राहत। और जो आर्टिकल हमारा 43 है उसमें जीविकोपार्जन, मजदूरी या कुटीर उद्योग इसमें दिए गए हैं। और जो आर्टिकल हमारा 43A है वो श्रमिक सहभागिता यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और जो इसमें 43वां है बी, सहकारी समिति, 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और जो हमारा 44वां दिया गया है, जो आर्टिकल 44 है, समान नागरिक संहिता दी गई है। और आर्टिकल 45 है, प्रारंभिक बाल्य देखभाल व शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और जो आर्टिकल 46 है वो SC, ST और दुर्लभ वर्ग उन्मूलन से संबंधित है। और जो आर्टिकल हमारा 47 है वो पोषण, स्वास्थ्य, निषेध से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 48 जो कृषि, पशुपालन या गोरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण से है, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और जो ये आर्टिकल हमारा 49 है ये प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा से है। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा से कौन है, तो आर्टिकल 49 है। और जो आर्टिकल हमारा 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तभी हम कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान में है। और जो आर्टिकल 51 है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और मध्यस्थता से संबंधित है। अब देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर। देखिए तो जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43 और 43A ये किससे हैं, सामाजिकवादी सिद्धांतवाद से। गांधीवादी सिद्धांतवाद से कौन से संबंध है, 40, 43, 46, 47, 48 और 43B गांधीवादी विचार थे। उदारवादी सिद्धांत से संबंधित जो है ये हैं 44, 45, 48A, 49, 50 और ये 51 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अब देखते हैं संशोधन।